नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ है दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद राजू विस्ता जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार पवन जी, धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल है, पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी की क्या स्थिति है पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए, मैं आपको ये बात स्पष्ट कह रहा हूँ कि 2021 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है और 200 से ज़्यादा सीट जो है बीजेपी की आएगी। उसका कारण है कि आज पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी और ममता दीदी से त्रस्त है। जिस तरह से 10 साल में टीएमसी की सरकार चली, उससे वहाँ की जनता जो है टीएमसी से दुखी है। आप कोई भी विषय ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में पिछले 10 साल में पश्चिम बंगाल में काम नहीं हुआ और 34 साल के बाद जिस स्थिति में सीपीएम छोड़ के गए थे, उससे ज़्यादा और डिटेरियोरेशन हुआ है। आज पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे हर दिन जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी की हत्या होती है। और मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ कि आपने जैसा बताया, मैं दार्जिलिंग का सांसद हूँ। आज दार्जिलिंग के अंदर में जो सेमी ऑटोनोमस बॉडी जीटीए चलती है, वो बगैर चुनाव के 2011 से लगातार चल रही है। 9 साल हो गए, आज तक चुनाव नहीं हुआ। इसी तरह से दार्जिलिंग का म्यूनसिपैलिटी जो है, वहाँ पे प्रशासन उसको चला रही है, उसका भी कोई चुनाव नहीं हुआ। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है। सिलीगुड़ी का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसका चुनाव नहीं हुआ। वहाँ पे भी एक बीओए को बिठा करके वो चलाया जा रहा है। इसी तरह पंचायत के चुनाव नहीं हुए और पंचायत भी आज प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। इसी तरह से जो है वहाँ पे आप देखेंगे कि संविधान को कमजोर करने का पश्चिम बंगाल में आए दिन टीएमसी की सरकार प्रयास करती है। वहाँ कटमनी चलता है, करप्शन चलता है, गुंडा राज चलता है और सिंडिकेट राज चलता है। चिट फंड में टीएमसी के सारे नेता ज़्यादातर जो है उसके अंदर में लिप्त है। लोग अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को प्रकट नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल है। और हम सब जानते हैं पश्चिम बंगाल भारत में एक अग्रणीय राज्य होता था, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जो है भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल आज पिछड़ रहा है। और पश्चिम बंगाल की 9 करोड़ से ज़्यादा जनता ने यह मन बनाया है कि इस बार हम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उनकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, ममता दीदी और टीएमसी का डूबना तय है और टीएमसी की जांच में छेद हो चुका है और 2021 में इस टीएमसी के जहाज का बंगाल की खाड़ी में डूबना तय है। और जिस तरह से 10 साल की इनकी शासन और सरकार चली, इनके अपने ही कार्यकर्ता और नेता इनसे संतुष्ट नहीं है। इन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है और जिस लेवल का, हाईएस्ट लेवल का जो करप्शन होता है, उससे इनके अपने नेता दुखी हैं। और जो अच्छे नेता है वो डूबते हुए जहाज को देख करके अपने आप को बचाने के लिए कूद रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है और जो अच्छे नेता टीएमसी छोड़ करके भाजपा में आना चाहते हैं, हम दिल खोल के उनका स्वागत करेंगे। मेरा एक सवाल है, ममता बनर्जी की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं पश्चिम बंगाल की नज़रिए से? देखिए, ममता दीदी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, भेदभाव की राजनीति करती है और ममता दीदी के लीडरशिप में बंगाल का इतना नुकसान हुआ, इतना मिसमैनेजमेंट से सरकार चली है। आपको मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूँगा, जब 34 साल सीपीएम का शासन था पश्चिम बंगाल में, बंगाल का कर्जा 1,90,000 करोड़ रुपया था 34 साल में। लेकिन पिछले 9.5-10 साल के अंदर में आज बंगाल का कर्जा बढ़ करके 4,75,000 करोड़ का हो गया है। यानी हर एक बंगाल के नागरिक के ऊपर में 50,000 से ज़्यादा का कर्जा है। और आज जो है पश्चिम बंगाल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। जबकि मैं आपको बताना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल में वो सारी क्षमताएं और वो सारे पोटेंशियल है कि हम भारत के नंबर 1 राज्य बन सकते हैं। 210 किलोमीटर से ज़्यादा का कोस्ट लाइन है और जो है 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा का नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है। इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसका अर्थ सीधा ये निकलता है कि एग्रीकल्चर की अपार संभावनाएं हैं। दार्जिलिंग जैसे हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं और जो है इसके कारण टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिल सकता है। इतना ही नहीं,
शहर के बीचों बीचों में, कलकत्ता के बीचों बीच में गंगा नदी बहती है, नॉर्थ बंगाल में तीस्ता नदी है। तो हाइड्रो के बहुत अपार जो है संभावनाएं आज पश्चिम बंगाल में हैं। और भारत देश में सबसे ज़्यादा एमएसएमई अगर कहीं है तो वो भी पश्चिम बंगाल में। इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे नोबेल प्राइज पाने वाले बहुत सारे लोग हैं। इतना क्षमता और पोटेंशियल होते हुए भी जो है पश्चिम बंगाल में जो विकास होना चाहिए था, जिस तरह का कार्य होना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ। और पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल की जनता और पश्चिम बंगाल को लूटने का काम किया है। उनके पास न तो कोई विजन है, न तो कोई मिशन है, और 10 साल में पश्चिम बंगाल को और बर्बाद करने का काम टीएमसी ने किया है। अब पिछले लगभग 4 सालों से लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता हैं लगातार ममता बनर्जी पे हमला कर रहे हैं कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंदर तुष्टीकरण कितना बड़ा मुद्दा होगा आपके हिसाब से? देखिए, ये बीजेपी से ज़्यादा जनताओं का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ पे जो है लोगों के साथ भेदभाव हुआ है और ये एकदम साफ साफ दिखता है। आप वहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति आज़ादी से अपना जो है धर्म का पालन नहीं कर सकता। आप राम मंदिर के नाम से राम का झंडा लेकर के सड़क पे नहीं उतर सकते। सो ये साफ दिखता है और लोगों के ऊपर में बहुत अन्याय और अत्याचार ममता दीदी ने किया है, टीएमसी की सरकार ने किया है, और इसका जवाब जो है 2021 में ममता दीदी को जरूर मिलेगा। सर, लगातार मैंने पहले भी सवाल पूछा आपसे कि लगातार बड़े नेता ममता बनर्जी पार्टी के आरोप लगा रहे हैं कि जो उनके भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनका दखल बहुत बढ़ रहा है ममता बनर्जी के फैसलों में। क्या वाकई सर ऐसा है? देखिए, जनरली ऐसा होता है। जो पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा देती है और जो पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन करके काम करती है, जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जिनको राज्य के विकास से कोई लेना देना नहीं है, उन सब पार्टियों का आज तक ऐसा ही हर्ष हुआ है और टीएमसी का भी वही होना तय है। एक मेरा सवाल है, ममता बनर्जी 2019 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो ममता बनर्जी विपक्ष का एक चेहरा बनने की बहुत कोशिश की थी उन्होंने, जो सफल नहीं हो पाई। मोदी विरोध में ममता बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल को भूल गई है? पश्चिम बंगाल पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है। एनआरसी का मुद्दा हो या सीए का मुद्दा हो, लगातार बहुत ज़्यादा विरोध उन्होंने किया है। तो राष्ट्रीय मुद्दे कुछ ज़्यादा ममता बनर्जी उठा रही हैं आजकल। पश्चिम बंगाल के मुद्दों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, जैसे कि तमाम कार्यकर्ताओं की वहाँ पर हत्या हो रही है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सच्चाई ये है कि ममता दीदी ने जिस तरह की सरकार 10 साल चलाई है, उनको भी ये बात इसकी भनक लग चुकी है कि अब 2021 के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगी। और जो पश्चिम बंगाल की जो कमियां हैं और जिस तरह की टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में चली, जो उन सरकार की कमियां हैं उसको छुपाने के लिए कभी सीए बिल का विरोध करती है या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी देश हित में लिया गया काम उसका विरोध करती है। ये अक्सर देखने में आया है। अब जैसे सीए कानून है, लाखों जो है शरणार्थी बांग्लादेश से और आसपास के देशों से आकर के पश्चिम बंगाल में रहे हैं और इतने सालों से रह रहे हैं। बेचारे, उनके पास न तो राशन कार्ड है, न तो उनके पास और किसी तरह की सरकारी सुविधा मिलती है। इतने त्रस्त लोग थे, उनको जो है पूरा अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन ममता दीदी को ये देखा नहीं गया और सिर्फ राजनीति के लिए उन्होंने इसका विरोध किया। सो इस तरह से जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं उनका विरोध करती हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो। आज देखिए, करीब 72 लाख से ज़्यादा किसान पश्चिम बंगाल के वंचित हैं, क्योंकि जो केंद्र की सरकार की तरफ से जो उनको सहयोग मिल रहा है वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ ये कितना बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से पश्चिम बंगाल के अंदर? देखिए, ये पश्चिम बंगाल में बड़ा मुद्दा है। उसका कारण ये है कि पश्चिम बंगाल एक बहुत संवेदनशील प्रदेश है और जो है टीएमसी की सरकार इलीगल घुसपैठियों को बढ़ावा देती है वोट बैंक के खातिर। और आप देखिए ना, आज टीएमसी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के घर में बम मिल रहे हैं, उनके घरों में बम की जो है फैक्ट्रियां चल रही है और आए दिन आईएसआई के मॉडल मिल रहे हैं और जो है बाहर के जो है बांग्लादेश के टेररिस्ट ग्रुप के लोग जो है पश्चिम बंगाल में पकड़े जा रहे हैं। सो ये साफ दिखता है कि पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाना चाहते हैं, जिसको हम नहीं होने देंगे और ये इस चुनाव में भी बड़ा मुद्दा रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, दार्जिलिंग जिस क्षेत्र का मैं सांसद हूँ, दार्जिलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। हमारे पड़ोस में नेपाल है, बांग्लादेश है,
भूटान है और चाइना एयर डिस्टेंस में करीब 50 किलोमीटर दूरी पे चाइना है। सो इसी तरह का पूरा जो है बॉर्डर से घिरा हुआ प्रांत होने के कारण भारत देश के लिए हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के एंगल से बहुत पश्चिम बंगाल मायने रखता है, लेकिन इस सरकार ने वोट बैंक की खातिर जो है उसको भी कमजोर करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी जो पिछले लगभग 9 साल से मुख्यमंत्री हैं प्रदेश की, 34 साल की सरकार को सीपीएम की हटा के वो मुख्यमंत्री बनी थी। लगातार उनकी तरफ से ये दावे किए हैं कि बहुत ज़्यादा विकास कार्य हुए हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। ममता बनर्जी के इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया कि 34 साल में सीपीएम ने बंगाल को लूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टीएमसी जो है सीपीएम की भी बाप निकली है। आज पश्चिम बंगाल का युवा बेरोजगार है और उसको रोजगार के लिए दूसरों प्रांतों की तरफ जाना पड़ रहा है और पश्चिम बंगाल का लगातार जो है ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये हकीकत है। और दूसरी बात, आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आता नहीं है और कोई भी बिजनेसमैन पश्चिम बंगाल आने को तैयार नहीं है। कारण उसको करप्शन, उसको कट मनी देना पड़ता है, उनको जो है सारे नेताओं की जो है जो डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो कोई भी जो है वहाँ पे निवेश पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है और हमारे युवा दूसरे दूसरे प्रांतों में जा कर के नौकरी करना, वहाँ रहने को मजबूर हैं। वहाँ पे जो है एजुकेशन का स्तर दिन ब दिन नीचे गिरा है। पश्चिम बंगाल में हेल्थ का सिस्टम बहुत डिटोरेट हुआ है। आज नॉर्थ बंगाल जहाँ से मैं आता हूँ, अगर मैं बात करूँ, पूरे नॉर्थ बंगाल में एक भी कोविड सरकारी अस्पताल नहीं है और सरकारी अस्पताल जो हैं उसके अंदर में कोविड का इलाज नहीं हो रहा है और जो भी सरकारी अस्पताल है उसमें 30% से ज़्यादा डॉक्टर नहीं है और डी ग्रेड के एम्प्लॉय जो है आधे से ज़्यादा है ही नहीं। सो इस तरह से पश्चिम बंगाल चल रहा है। पश्चिम बंगाल का कर्जा बढ़ा है, पश्चिम बंगाल के युवा बेरोजगार हुए हैं और पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी थी वो सब धीरे धीरे खत्म हो रही है। चाय बगान, हर दिन चाय बगान बंद हो रहे हैं। वहाँ पे सिंखोना बगान, मेडिसिन प्लांट है, वो जो है बंद होने के कगार पे हैं। सो इस तरह के जो है मिसमैनेजमेंट के कारण आज कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल अपनी अस्तित्व को खो रहा है। उसको दोबारा से जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता रहे हैं, अभी फिलहाल पता नहीं कहाँ पे हैं, टीएमसी में है, बीजेपी में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, शुभेंदु अधिकारी, आप जानते हैं उन्हें अच्छी तरीके से। बीजेपी में शामिल हो रहे हैं क्या वो? देखिए, शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे ये तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताता हूँ कि 50 से ज़्यादा विधायक जो है आने वाले समय में टीएमसी छोड़ रहे हैं और उसमें ज़्यादातर मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने बताया, टीएमसी की जहाज डूब रही है, अच्छे नेता जहाज से कूद रहे हैं और जो अच्छे नेता होंगे स्वाभाविक रूप से हम पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी खुले मन से उनका स्वागत करेगी। आपने अभी कहा कि 50 से ज़्यादा टीएमसी के विधायक बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या बीजेपी में आ जाएंगे, तो इससे तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उनका तो बीपी बढ़ जाएगा। देखिए, उनका बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, वो हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन उनकी जमीन खिसक चुकी है। और सच्चाई ये है कि अगर यही हालत रही तो हो सकता है कि उनको जो है पश्चिम बंगाल 2021 में चुनाव है, चुनाव से पहले उनको बहुमत साबित करने की स्थिति भी आ सकती है। इससे भी नकारा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति आज टीएमसी की। आप देखिए ना, जिस पार्टी ने सिर्फ जो है परिवारवाद को बढ़ाने का प्रयास किया, उस पार्टी में कोई भी नेता संतुष्ट नहीं हो सकते। और यही हाल जो है कांग्रेस की थी और आज यही हाल जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की है। आप दार्जिलिंग से चुन के आते हैं, बार बार गोरखालैंड की एक मांग उठती है, आप किस तरीके से देखते हैं इस मांग को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भारत के संविधान में हिंदुस्तान की जितनी भी समस्याएं उन सब का समाधान है और इस सरकार के अंदर में वो इच्छा शक्ति है कि जो सालों साल से जो समस्याएं थी, जिसका कोई हल नहीं निकला या कोई पार्टी उसको हाथ नहीं लगाना चाहती थी, उसका समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और इसका उदाहरण भी है, हम कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि जो है धारा 370 या आर्टिकल 335A ये खत्म हो जाएगी, लेकिन ये हुआ, ये समाप्त हुआ। हम कभी हिंदुस्तान में ये सोच ही नहीं सकते थे कि राम मंदिर बनेगा, वो भी मार्ग प्रशस्त हुआ
वो अब बनने की कगार पे है, उसकी काम शुरुआत भी हो गई है। हम कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि जो है बोरोलैंड की समस्याओं का समाधान होगा। हम कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि जो ब्रू रिएंग जो मिजोरम से अपने ही जो है देश के अंदर में शरणार्थी बन करके 35 साल से जो है वो आपके त्रिपुरा में रह रहे थे, उनका समाधान हुआ। इतना ही नहीं, हमने देखा सीए कानून पास भी हुआ, वो लागू हो गया, और ट्रिपल तलाक जैसा जो है कानून भी पास हुआ। जितनी समस्या थी उन सब का समाधान करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को यह बताना चाहता हूं कि जो दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की जो मांग है उसका भी समाधान भारत के संविधान के हिसाब से होगा, जल्द होगा और अवश्य होगा। गोरखालैंड की जो मांग है उसे समय समय पर जीजेएम वो उठाते रहते हैं। अभी ममता बनर्जी से भी उन्होंने मुलाकात की है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जीजेएम 2009 से ही जो है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में थे दार्जिलिंग क्षेत्र में, और उन्होंने अभी जो है जैसा आपने बताया टीएमसी से मिले हैं, और उनको वो 2021 में समर्थन देने का उन्होंने घोषणा किया है। जहाँ तक जीजेएम का विषय है, ये उनकी पार्टी की अपनी सोच, अपनी समझ हो सकती है, उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डूवर्स की जनता के साथ है, न किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ, न किसी एक पार्टी के साथ, और जनता हमारे साथ है। और 2021 में जो है बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, और उसमें दार्जिलिंग क्षेत्र का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। आप पहली बार सांसद बने हैं, आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने अपने संसदीय क्षेत्र में कराए हैं? देखिए, ऐसे तो काम बहुत हुए हैं, और मैं आपको एक बात सच्चाई से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर टीएमसी की सरकार नहीं होती तो काम इससे 10 गुना और हो सकते थे, क्योंकि टीएमसी की सरकार किसी भी सांसद जो ओपोजिशन का सांसद हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सीपीएम का हो, चाहे बीजेपी का, उसको कोई काम करने नहीं देती। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे एमपी लेड फंड के 2.5 करोड़ रुपया, जो फर्स्ट फेज का 2.5 करोड़ रुपया गया था, उसको आज जो है 1.5 साल हो रहे, लेकिन आज तक 1 रुपया जो है डीएम ने रिलीज नहीं किया। ये सच्चाई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार के हाथ में थी उसमें बहुत सारे काम हुए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि अगर मैं आपके सामने रखना चाहूँ तो वो चाय बागान का है। देखिए, दार्जिलिंग की चाय वर्ल्ड फेमस है, दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, और लंदन जैसे शहरों में जाकर 1.5 से 2 लाख रुपए किलो चाय दार्जिलिंग की बिकती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों का मिनिमम वेज लागू नहीं था। आज पूरे पश्चिम बंगाल में कोई भी श्रमिक जो स्किल लेबर वो काम करता है तो उसको 350 रुपया प्रतिदिन मिनिमम वेज मिलता है। लेकिन हमारे चाय बागान में काम करने वाले श्रमिक जो हाईली स्किल काम है, पत्ता टिपना, उनको 176 रुपया मात्र दिया जाता है। ये हमारी नॉर्थ बंगाल की जनता के ऊपर में अन्याय अत्याचार था। उस काम को सही करने का इस सरकार ने किया। ये एक मैं बड़ा अचीवमेंट आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है वहाँ पे आप पूरा जानते हैं, देखिए एक हिमालय कॉन्सोर्टियम बना हुआ है भारत सरकार नीति आयोग के अंतर्गत। पूरे देश में जो हिमालय क्षेत्र से जुड़े हुए सारे प्रांत आते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग क्षेत्र नहीं था। मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, और मेरे पास फिर उसके बाद नीति आयोग से पत्र आया। आज दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, हमारा जो पहाड़ का क्षेत्र है, जो हिमालय से लगता हुआ क्षेत्र है, वो इस नीति आयोग का जो कंसोर्टियम था उसका हिस्सा बना है। इतना ही नहीं कि मेरे क्षेत्र में जलपाईगुड़ी और डूवर्स को और पूरा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला कोरोनेशन ब्रिज है, अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ 90 साल से पुराना ब्रिज है, वो जर्जर अवस्था में है। उसकी स्वीकृति भारत सरकार की तरफ से मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार उसकी डीपीआर बना रही है, जल्दी वो भी बनने वाला है। ये एक बहुत बड़ा विषय हमारे क्षेत्र के लोगों का था। इसी तरह से सिलीगुड़ी जो मेरे ही संसदीय क्षेत्र में आता है शहर, क्योंकि पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, तो सिलीगुड़ी के अंदर में एक दार्जिलिंग मोड़ का एक स्ट्रेच आता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। उसके कारण हमारे सिलीगुड़ी की जनता बहुत परेशान रहती है। उसकी भी स्वीकृति केंद्र सरकार ने दी है, और अभी पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से उसका डीपीआर बन रहा है। और इतना ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवे अगर कहीं बन रहे हैं तो वो दार्जिलिंग में बन रहे हैं। कालिम्पोंग जाने के लिए अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है,
दार्जिलिंग जाने के लिए एक अल्टरनेटिव हाईवे बन रहा है, एक कालिंगपुंग होते हुए गैंगटॉक जाने के लिए एक हाईवे बन रहा है। ऐसे बहुत सारे सड़कों का जाल भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से उस पर भी काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने रखूं तो शायद 1 घंटा लग जाए, लेकिन ये कुछ प्रमुख उपलब्धियां थी जो मैं आपके सामने रखी। आपको चुने हुए लगभग 1.5 साल करीब होने वाला है। आपने तमाम अभी चीज़ें गिनाई कि ममता बनर्जी की सरकार ने विकास के कार्यों में तमाम अड़ंगे लगाए। आप दावा कर रहे हैं कि 2021 में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। सरकार बनने के बाद ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप करवाना चाहते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में? देखिए, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि देश को आज़ाद हुए 72 साल से ज़्यादा समय हुआ है और तब पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में सबसे आगे होता था। लेकिन इस बीच 34 साल सीपीएम और 10 साल टीएमसी के कारण हम 44-45 साल पिछड़ गए हैं। मैं आपको एक दावे के साथ ये कह सकता हूं कि जो 72 साल में पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी उसको 5 साल में हम करके दिखाएंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी विषय रखा, देखिए आज हमारे पास सारी क्षमताएं हैं कि हम भारत का नंबर 1 स्टेट बन सकते हैं। हमारे पास, जैसे मैंने बताया, बारिश है, हमारे पास नदियाँ हैं, हमारे पास कनेक्टिविटी है, हमारे पास रेल लाइन है और हमारे पास युवा है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास आईक्यू है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास टूरिज्म है, हमारे पास चाय है, हमारे पास सिंखोना है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी हम पिछड़े हैं। इसका एक ही कारण है कि सरकार के पास कोई न तो विजन है न तो कोई मिशन है। सर, एक जनता का सवाल है कि सांसद चुनाव जीतने के बाद वीवीआईपी हो जाते हैं, जनता से मिलते नहीं। कितना सहमत है आप इस बयान से? देखिए, ये मतलब जनता कभी गलत हो नहीं सकती और अक्सर ये ऐसा देखने में आता है कि जनता चुनाव के समय जो जनता से वादे होते हैं या तो वो पूरा नहीं होते और कहीं ना कहीं संसद जिस तरह से जो है चुनाव के समय जितना भागदौड़ करता है उसके बाद जो है उतना नहीं कर पाता। तो ये जनता का प्रश्न रहता है और ये मतलब मैं इसको सही भी मानता हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ कि महीने में कम से कम 2 से 3 बार जो है अपने क्षेत्र में रहूँ और अभी 1.5 साल तक उसको मैंने पूरी ईमानदारी से की है। क्योंकि देखिए, मेरा जन्म मणिपुर में हुआ, मैं खुद भी पहाड़ी हूँ और मेरा पूरा क्षेत्र पहाड़ है। सो मुझे पहाड़, जंगल, नदी, झरने, इन सब से मेरा अपना एक लगाव है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है मैं अपने जनता के बीच में रहूँ और जो है उनके लिए जो अच्छा हो सकता है करूँ। सर, आप फर्स्ट टाइम एमपी हैं, संसद को कितना समझ पाए अब आप? देखिए, भारत का संसद जो है, सदन जो है, मतलब मुझे लगता नहीं कि 1.5 साल किसी के लिए पर्याप्त है समझने के लिए। लेकिन मैं इतना समझ पाया हूँ कि पूरी हिंदुस्तान की ताकत जो है भारत के संविधान में है और भारत के संसद में वो ताकत है कि हम सरकार सही हो, विजनरी हो तो हम भारत को पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर ले जा सकते हैं। और इस तरह के जो है पिछले 6 साल में काम हुए हैं और पिछले 1.5 साल में मैं बहुत करीबी से उसी कुर्सी में से एक कुर्सी में बैठ करके इसको मैंने समझने की कोशिश की है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं या एस्पिरेशन है या इश्यूज हैं, हमारे भारत के महान व्यक्तित्व जिन्होंने इस संविधान को तैयार किया, उसके अंदर में वो सारी समस्याओं का समाधान साथ में छोड़ के गए हैं। उसको अच्छे से देखने की, तरसने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी सारी समस्याओं का समाधान भारत के संविधान में मिलता है। सर, जनता के एक और सवाल है कि सदन में, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर सांसद बैठते नहीं है, ज़्यादा उपस्थित नहीं होते, वो थोड़ी देर बैठेंगे फिर निकल जाते हैं। इस मामले में आप थोड़ा अलग हैं। लगभग 90 दिन जो कार्रवाई चली है उसमें आप 89 दिन सदन के अंदर उपस्थित रहे। आपकी जो रैंक है दूसरे नंबर पे है। पार्लियामेंट्री बिजनेस जो हमारा न्यूज़ चल रहा है वो बहुत बारीकी से सांसदों का ये सब चीज़ें देखता है कि कौन सांसद कितना बैठ रहा है संसद के अंदर, कितने सवाल पूछे उन्होंने। तो आप इस पर दूसरे नंबर पे हैं, किस तरीके से देखेंगे सर आप, और सांसदों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, सदन जो है हमारे लिए मंदिर है और सीखने के लिए बहुत कुछ है
और हम जीवन में सीखना कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हम कहावत है ना, जैसे बहता पानी निर्मल होता ठहरा जो है सड़ने लगता है। सो हम जितना जीवन में नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारी गुणों में उसी तरह से बढ़ोतरी होती रहती है, और उसी सीखने की ललक से मैं सदन में रहता हूँ। जहाँ तक आपने बताया 90 में 89 दिन रहा, वैसे तो मैं 90 दिन पूरा ही था। एक दिन मुझे स्पीकर साहब ने दिल्ली असेंबली के अंदर में काम से मुझे भेजा हुआ था, मैं एक दिन वहाँ पे था, अदरवाइज मैं पूरे समय जो है सदन में रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं अपने बाकी जो साथी हैं या जो हमारे सीनियर हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा, हम जितना ज़्यादा सदन में रहेंगे उतनी ज़्यादा हमको सीखने को मिलेगी। सर, सदन में आप लगातार सवाल भी बहुत पूछते हैं, ऐसे कौन से ऐसे सवाल हैं कि जो आप सदन में इस बार नहीं पूछ पाए? देखिए, ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको पता है सदन के अंदर में सब लॉटरी सिस्टम होता है। मुझे 0 ओवर में बोलने के लिए भी लॉटरी में अगर मेरा नंबर आया तभी मैं उठा पाता हूँ। इसी तरह से क्वेश्चन आवर भी 1 ही घंटे का होता है और 20 प्रश्न सेलेक्ट होते हैं लॉटरी से, और वो 20 में से भी 10-11 तक ही पहुँच पाते हैं, क्योंकि समय का अभाव रहता है। ऐसे अपने क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं, और पश्चिम बंगाल में भी नॉर्थ बंगाल का जो क्षेत्र है इतना पिछड़ा हुआ है, और कलकत्ता में जिसकी भी सरकार रही उसने नॉर्थ बंगाल को सिर्फ लूटने का काम किया, बदले में कुछ दिया नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिनको मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रही कि मैं 0 ओवर में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको पूछूं, या अनस्टार्ड क्वेश्चन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस प्रश्न को पूछूं। ऐसा करके मैंने संभवतः जो पार्लियामेंट्री बिजनेस जो आप देखते हैं, मुझे लगता है जितना नेशनल लेवल का एवरेज है उससे करीब करीब डबल जो है मैं ये सब करने में सफल रहा हूँ। मेरे पास अभी भी 3.5 साल का समय है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी वादे या कष्ट मेरी जनता के हैं उसको आने वाले जो 2024 यानी 5 साल में मैं पूरा करूँ, क्योंकि मैं जब राजनीति करता हूं मैं ये मान के चलता हूं कि मैं 5 साल के लिए सांसद हूं, और ये 5 ही साल में मैंने अपने पूरे काम को खत्म करनी है। और सर, एक सवाल है, संसद में एक सांसद को क्या पर्याप्त समय मिलता है अपनी बात रखने का? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम अगर चीज़ों को बहुत संक्षिप्त में और तरीके से रखें तो मुझे लगता है समय ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ की मर्यादा है। आप देखिए, दिन में 24 घंटे उसको हम 28 तो नहीं कर सकते। उतने ही समय में, कम समय में ज़्यादा विषय अपने कैसे रखना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा अगर हम कर लें तो मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पर्याप्त है समय। तो देखिए, जितना मिले, अगर 8 घंटे की जगह 12 घंटे 16 घंटे चले तब भी जो है बोलने वाले की कमी नहीं रहती, क्योंकि हमारे देश में जो है इतने सालों में जिस तरह से सरकारें रही और जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारी क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनका रखना आवश्यक भी है। और मतलब मैं इसको यही कहूँगा कि समय तो इतना ही है, इसी में हमको ज़्यादा आउटपुट कैसे मिले उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल है, चुनाव में कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, आप खुद पश्चिम बंगाल से सांसद है, बीजेपी बहुत ज़बरदस्त प्रचार कर रही है वहाँ पे, एक सलाह अभिषेक बनर्जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को क्या देना चाहेंगे, दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद राजू विस्ता जी? देखिए, मैं उनको यही बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह की आपने सरकार चलाई है 10 साल में, और जिस तरह से आपने जनता को लूटने का काम किया है, जिस तरह से पश्चिम बंगाल को लूटने का काम किया है, मेरा यही सजेशन होगा कि आपको हाथ जोड़ करके पश्चिम बंगाल जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और कुर्सी त्याग देनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद राजू विस्ता जी। कैमरामैन प्रदीप रावत के साथ पवन शर्मा, पार्लियामेंट्री बिजनेस।